अब तक आपने देखा, एक सीधी सादी लड़की कृष्ण की भक्त मीरा अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए हाँ कहने पर मजबूर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार वीरेंद्र, जिनकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग है, उनकी गाड़ी की टक्कर होती है मीरा से और वो टक्कर बन जाती है उन दोनों के बीच की तीखी बहस। लेकिन कहानी यही रुकती नहीं। दादी सा विक्रांत के साथ मिलकर रचती है एक ऐसी साजिश जिसमें राजकुमार वीरेंद्र उलझनों में फंस जाते हैं। और जब राजकुमार वीरेंद्र दादी सा के लाए हुए रिश्ते से इनकार करते हैं तो दादी सा सबके सामने भोजन कक्ष में जाके प्रतिज्ञा करती है, यदि राजकुमार ने इस शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब आगे देखिए। राजकुमार वीरेंद्र दादी सा को मिट्टी के तेल से बचाने के लिए उनकी तरफ जोर से दौड़ पड़ते हैं। माचिस की डिब्बी उनके हाथ से छीनकर उनसे दूर फेंकते हैं और अगले ही पल राजकुमार वीरेंद्र दादी सा को जोर से गले लगाते हैं, जैसे मानो एक पोता अपने दादी को खोना नहीं चाहता हो। राजकुमार वीरेंद्र भारी और रोते हुए स्वर में कहते हैं, दादी सा ऐसा मत कीजिए, हम आपको खोना नहीं चाहते, हम इस रिश्ते के लिए हाँ कहते हैं। दादी सा आंसू भरे मुस्कान के साथ कहती हैं, वीरेंद्र बेटा, मुझे पहले से ही पता था तुम हाँ कहोगे, तुम अपने दादी को कभी नाराज नहीं कर सकते बेटा। महाराज इंद्रवर्धन कहते हैं, माँ सा आपकी खुशी के लिए राजकुमार वीरेंद्र ये शादी जरूर करेंगे, लेकिन माँ सा हमें ये तो बताइए, ये लड़की है कौन, किस राजघराने से संबंध रखती है और किस गांव की रहने वाली है। रूपा कहती है, हाँ माँ सा, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन माँ सा हम आपकी बात को काट तो नहीं रहे, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी, अभी तो कितनी तैयारियां बाकी हैं, मेहमानों को शगुन और न्योता देना भी रह गया है। दादी सा शाही गर्व के साथ कहती है, अरे इंद्रवर्धन और रूपा बहू, हमें ये बताओ कौन सी शादी आज करवानी है? 5 दिन बाद शादी का मुहूर्त है। और इंद्रवर्धन, क्या तुम्हें अपने माँ पर भरोसा नहीं? और याद रखो इंद्रवर्धन, तुम्हारे बेटे से पहले राजकुमार वीरेंद्र हमारे पोते हैं, लाखों में एक सी लड़की लाऊंगी उसके लिए, पूरे हीरे जैसी। और रूपा बहू, तुम भी ना बच्चों की तरह बात करती हो, शगुन तो हम लड़की वालों को कल ही दे देंगे। रही बात तैयारियों की, तो हम राजघराने वालों के लिए चुटकियों का काम है, हम ज्यादा से ज्यादा नौकर बुला के 2 दिन में ये काम खत्म करा लेंगे। और निमंत्रण की चिंता मत करो, हमारा विक्रांत सबके घर जाकर निमंत्रण दे आएगा। राजमहल की अगली सुबह दादी सा तय करती है कि लड़की वालों के यहाँ शगुन देने उनके साथ महाराज इंद्रवर्धन, रूपा बहू, राधा बहू और राजकुमार वीरेंद्र चलेंगे। उसी सुबह राजकुमार वीरेंद्र अपने कमरे में खिड़की के पास उदास और गुमसुम से बैठे होते हैं। उनके हाथों में उनकी पहली पत्नी वसुंधरा की तस्वीर होती है। राजकुमार वीरेंद्र भावुक होते हुए अपनी पहली पत्नी वसुंधरा की तस्वीर को देखकर कहते हैं, मेरी प्यारी वसु, तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, मैं किसी और को तुम्हारी जगह कभी नहीं दे पाऊंगा। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी और समझौता है, ना कि मेरी खुशी। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता मेरी वसु। नीचे महल के सामने लड़की वालों के यहाँ जाने के लिए सब तैयार खड़े थे। तब राजकुमार को आवाज दी जाती है। राजकुमार अपने आंसू पोंछकर वसुंधरा की तस्वीर को प्यार से हाथ में उठाकर मेज पर रखते हैं और फिर सबके साथ अपने शादी का शगुन देने के लिए चल पड़ते हैं। इधर मीरा के घर भी तैयारियां जोर शोरों से चल रही होती है। मीरा के पिता विशंबर जी और माता सुमित्रा बेहद खुश होते हैं कि मीरा के लिए एक राजकुमार का रिश्ता आया है, लेकिन फिर भी गंभीर सोच में पड़ जाते हैं कि इतना बड़ा राजघराना हमसे रिश्ता क्यों जोड़ना चाहता है। और मीरा राजकुमार के रिश्ते की बात सुनकर नाराज हो जाती है। बचपन से उसका सपना था कि वो महलों की रानी बने, लेकिन जब ये सपना सच होने जा रहा था तो उसका मन इस बात से खुश नहीं था। तभी खुशी से विधि बुआसा की दरवाजे पर दस्तक होती है। विधि बुआसा दौड़कर मीरा के पास आती है और गले लगा के कहती है, अरे मेरी मीरू, तू तो महलों में राज करेगी राज। बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे जेवर, सुंदर से कपड़े, लगता है तू तो अपना भाग्य हीरे से लिखा के आई है। चंबर जी शांति और मुस्कान के साथ कहते हैं, विधि बहन, मेरी बेटी किसी की दौलत की हकदार नहीं है। मैंने अपने बेटी को संस्कार, प्यार और सम्मान के साथ बड़ा किया है। हाँ मेरी मीरा भले ही कपड़ों से प्यार करती हो, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा धन है बड़ों का सम्मान और दूसरों की मदद करना। मीरा अपने पिताजी की ये बात सुनकर भावुक होकर कमरे में चले जाती है। सुमित्रा जी
थोड़ा संदेह के साथ कहती है, वैसे जी मुझे ना कुछ उलझन सी हो रही है। इतने बड़े लोग क्यों हमारे मीरा से अपने बेटे का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? कहीं लड़के में कोई खोट तो नहीं, या कोई ऐसा राज जो हम देख नहीं पा रहे हो? विधि सुमित्रा को समझाते हुए कहती है, अरे भाभी साहब, अब हद से ज्यादा चिंता करती हो। देखो भाई साहब और भाभी साहब, हमारी मीरा की अच्छाई के चर्चे पूरे किशनगढ़ में हैं, और वही बात वर्मा परिवार तक भी पहुंच गई। उनका कहना है कि उन्हें एक संस्कारी, आदर्श और नेक दिल बहू चाहिए, ना कि कोई अमीर और बिगड़ेल लड़की। विशंबर जी, सुमित्रा और विधि अपने बातों में डूबे हुए होते हैं। तभी बाहर से गाड़ियों के हॉर्न और ढोल की आवाज सुनाई देती है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तुरंत बाहर की तरफ आ पहुंचते हैं। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, उनके होश उड़ जाते हैं। सामान से भरी 10 से भी ज्यादा गाड़ियां, अनमोल उपहार और चमकते सैनिक लेकर पूरा वर्मा परिवार वहां पहुंच चुका होता है। विधि खुशी के साथ कहती है, हे महाराम जी, इतना सब, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? सुमित्रा विधि से कहती है, विधि ये सब छोड़ो और स्वागत की तैयारी करो, समय बहुत कम है। विशंबर जी, आरती की थाली तैयार है, आप बस फूलों की माला ले आइए, मेहमानों का स्वागत करना है। कल्याणी देवी, राजा इंद्रवर्धन, रूपा बहू, राधा बहू और राजकुमार वीरेंद्र अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। पूरी शानो शौकत के साथ राजशाही पोशाक, चमकते जेवर और अपनी विरासत का गर्व सब कुछ साथ लेकर वो मीरा के घर के द्वार पर आ पहुंचते हैं। सब खुश हैं, उत्साहित हैं, लेकिन राजकुमार वीरेंद्र, उनके चेहरे पर एक गहरा गम सा छाया हुआ है, जैसे दिल में कोई पुरानी याद अभी भी जिंदा हो। सुमित्रा आरती की थाल हाथ में लेकर हल्का सा झुककर सम्मान के साथ कहती है, खम्मा गनी बड़ी रानी माँ, और आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से जय श्री कृष्ण। कल्याणी देवी दादी सा गर्व के साथ कहती है, घनी खम्मा सुमित्रा भाई साहब, हमने जितना विधि से सुना था, तुम तो उससे भी ज्यादा सीधी और सरल निकली। विधि मुस्कुरा के कहती है, घनी खम्मा बड़ी रानी माँ, ये तो मेरा सौभाग्य है जो कान्हा जी की कृपा से मैं दो परिवारों को मिलाने के बीच की कड़ी बन पाई। विशंबर जी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, अरे सुमित्रा, जल्दी से बड़ी रानी माँ, महाराज, राजकुमार और दोनों भाई साहब को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारो। सुमित्रा अपने हाथ में जलती हुई आरती की थाल लेकर बड़ी रानी माँ, राजा महाराज, राजकुमार वीरेंद्र, रूपा बहू और राधा को तिलक लगाकर आरती उतारती है। आरती के बाद विधि आगे बढ़कर रूपा बहू, कल्याणी देवी और राधा बहू को अपने हाथों से फूलों का हार पहनाती है। उसी समय विशंबर जी भी आगे बढ़ते हैं और राजा इंद्रवर्धन वर्मा और राजकुमार वीरेंद्र वर्मा को हार पहनाकर अपने तरफ से सम्मान और सत्कार प्रदर्शित करते हैं। सुमित्रा सबको सम्मान के साथ कहती है, पधारो साहब। विशंबर जी एक मुस्कुराहट के साथ सबको कहते हैं, आइए, हमारे घर में आप सभी का दिल से स्वागत है। जब पूरा वर्मा परिवार मीरा के घर अंदर पधारा होता है, तब ऊपर दूसरी मंजिल से मीरा अपने कमरे से सज संवर कर बाहर आती है और अचानक उसकी नजर घर के द्वार पर पड़ती है और वो चौंक जाती है। मीरा के कदम थम जाते हैं जब उसे पता चलता है कि उसे जो राजघराने का लड़का देखने आया है वो और कोई नहीं, राजकुमार वीरेंद्र ही है। अब मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो पीछे हटकर दीवार का सहारा लेती है और तुरंत वो दिन जंगल में घटी हुई घटना याद आती है जब उसकी राजकुमार वीरेंद्र से बहस और झगड़ा हुआ था। मीरा परेशान होकर अपने आप से कहती है, हे कान्हा जी, मैं तो काम से गई, पता नहीं सारी परेशानियां मुझे ही क्यों घेर रही है आए दिन। ये वही राजकुमार है जिससे मैंने काफी बड़ी बहस की। अगर मैं अभी सबके सामने जाकर खड़ी हो गई तो ये राजकुमार मेरी सबसे शिकायत करेगा और मुझे देखकर गुस्से में वो क्या कर दे पता नहीं, और मैं इन लोगों को यहाँ से भेज भी नहीं पाऊंगी। मैं कुछ भी गलत करूंगी तो ये राजघराने वालों का अपमान होगा। हे कान्हा जी, कुछ तो सुझाव दीजिए। अब आप ही हो जो मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। पूरा वर्मा परिवार अब मेहमान कक्ष में विराजमान होता है। वही विधि और सुमित्रा सबकी खातिरदारी में लगी होती है और विशंबर जी राजा इंद्रवर्धन सिंह और बड़ी रानी माँ कल्याणी देवी से बातचीत करते हैं, लेकिन अभी भी राजकुमार शांत और नाराज बैठे हुए होते हैं। कल्याणी देवी विशंबर जी से कहती है, विशंबर जी, ये खातिरदारी तो होती ही रहेगी। अब आप अपने बिटिया को हमसे मिलने बुला लीजिए। रूपा मुस्कुराहट के साथ कहती है, हाँ सुमित्रा जी,
हम अपने होने वाले बहू को देखने के लिए काफी बेताब है। राजा इंद्रवर्धन गर्व के साथ कहते हैं, हाँ विशंबर जी, हम सब काफी बेसब्री से हमारी मासा की पसंद को देखना चाहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी बेटी लाखों में एक है। आप जल्द से हम सबसे मिलवाइए। विशंबर जी खुश होकर कहते हैं, हाँ जरूर बड़ी रानी माँ और महाराज जी। विधि बेट, आप जरा ऊपर जाओ और मीरा को बुला कर ले आओ। विशंबर जी राजकुमार वीरेंद्र को देखकर कहते हैं, नमस्ते राजकुमार बेटा, हमारा सबसे परिचय हुआ, पर आपसे नहीं। आप काफी वक्त से शांत हो। आप हमारे होने वाले दामाद हो। आप इस घर को अपना ही समझिए, शर्माइएगा मत। राजकुमार वीरेंद्र सम्मान के साथ कहते हैं, अरे काका जी, आप हमें राजकुमार नहीं बेटा ही कहिए। आप तो हमें जानते ही हैं, और आपके कहने पर हम अपनी तरफ से अपना परिचय देना चाहेंगे। हम राजकुमार वीरेंद्र इंद्रवर्धन वर्मा। और काका जी और काकी जी, आप दोनों से मिलकर हमें काफी खुशी हुई। सुमित्रा जी भावुक होकर कहती हैं, धन्य भाग्य आपके महाराज जी और रूपा जी, जो आपने अपने बेटे को इतना आदर, सम्मान और संस्कार दिए। ऐसे घराने में हम अपनी बेटी देकर धन्य हो जाएंगे। इधर विधि मीरा के कमरे में पहुंचती है और मीरा को परेशानी में देखकर उसे परेशानी का कारण पूछती है। और मीरा राजकुमार के साथ हुई पहली मुलाकात और बहस के बारे में सब बताती है, और अब विधि चिंता में पड़ जाती है। मीरा परेशान होकर कहती है, बुआ सा, अब आप ही इसका हल निकालो। विधि काफी उलझन के साथ कहती है, तुझे राजकुमार वीरेंद्र ही मिले थे क्या लड़ाई के लिए? तू भी ना मीरू, अब रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। मीरा कहती है, शुक्रिया बुआ सा, और हो सके तो हमें माफ करना। विधि बुआ सा एक सोच के साथ कहती है, देख, हम सिर्फ अब एक चीज कर सकते हैं। राजकुमार को कैसे भी तुझे पहले अकेले में मिलवाना होगा, जिससे तू उनसे माफी मांग सके और विनती कर सके कि मेरी शिकायत ना करे। और मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार वीरेंद्र तुझे माफ कर देंगे। मीरा कहती है, बुआ सा हाँ, पर कैसे? उन्हें हम अकेले में कैसे मिले? विधि कहती है, देख मीरा, तू बस घूंघट ओढ़ ले और मेरे साथ सबके सामने चल, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मीरा कहती है, लेकिन बुआ सा, ये सब कैसे? विधि कहती है, मुझ पर भरोसा है ना मीरा, मैं जो कहती हूँ उतना करो। मीरा कहती है, ठीक है बुआ सा। विधि मीरा को लेकर मेहमान कक्ष में आती है, लेकिन मीरा का ऐसा रूप देखकर सब चौंक जाते हैं। राजकुमार वीरेंद्र और पूरा वर्मा परिवार उसे काफी हैरानी के साथ देखता है। सुमित्रा कहती है, मीरा बेटा ये क्या? विधि, ये सब क्या है? मीरा ने इसे घूंघट ओढ़कर सर क्यों ढका? विशंबर जी कहते हैं, हाँ मीरा, तुमने अपनी ओढ़नी से घूंघट क्यों किया? विधि कहती है, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो मीरा श्री कृष्ण की काफी बड़ी भक्त है। उसने संकल्प लिया था कि वो सबसे पहले अपने होने वाले दूल्हे का चेहरा घर के राधा कृष्ण के मंदिर में देखेगी और अपने होने वाले दूल्हे से पहले अकेले में मिलेगी। मीरा घूंघट की आड़ में अपने आप से कहती है, हे कान्हा जी, ये क्या बोल रही है विधि बुआ सा? सब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? दादी सा कहती है, अरे इतनी संस्कारी और नियमों को पालन करने वाली लड़की, जिसकी ऐसी सोच हो, जो अपने होने वाले जीवन साथी में श्री कृष्ण का रूप देखे, वाह, हम तो काफी प्रसन्न हुए। रूपा काफी प्रसन्न होकर कहती है, हाँ मासा, आप सच कह रही हैं। हमें हमारे वीरेंद्र के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। महाराज इंद्रवर्धन कहते हैं, मासा, हमारा मानना है कि हमें मीरा बिटिया के संकल्प का मान रखना चाहिए और दोनों को अकेले में घर के राधा कृष्ण के मंदिर में जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। दादी सा कहती है, हमें कोई ऐतराज नहीं इंद्रवर्धन, राजकुमार वीरेंद्र आप जाइए। राधा बहू मजाक में कहती है, जेठ जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि हम सबको भी मीरा का चेहरा देखना है। हम तो काफी उत्सुक हैं अपनी होने वाली जेठानी से मिलने को। राधा बहू की इस बात पर सब हंस पड़ते हैं। माहौल में खुशी और सुकून की लहर दौड़ जाती है। विशंबर जी और सुमित्रा जी मीरा को कहते हैं वो राजकुमार वीरेंद्र के साथ मंदिर जाए। अब विधि के चेहरे पर खुशी चमकती है और मीरा के दिल में थोड़ा सुकून होता है, पर अभी भी मीरा के मन में डर था। लेकिन राजकुमार वीरेंद्र की रजामंदी नहीं थी, पर अपनी दादी सा कल्याणी देवी का हुक्म का मान रखते हुए वो मीरा के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मीरा घर के मंदिर की ओर बढ़ती है और राजकुमार उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं।
मीरा राजकुमार वीरेंद्र को लेकर घर के मंदिर में पहुंचती है, जहां से शांति और भक्ति का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। वहां जाके मीरा राजकुमार वीरेंद्र के सामने हाथ जोड़ती है और निवेदन करती है कि हमें अपनी गलती के लिए माफ कर दीजिए। मीरा राजकुमार वीरेंद्र से कहती है, राजकुमार जी हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। राजकुमार वीरेंद्र एक अचंभे के साथ कहते हैं, ये आप क्या कह रही है? माफी? हमें ये समझ नहीं आ रहा। आप हमें यहाँ अकेले में ले आई और अब आप हमसे माफी मांग रही है। एक मिनट, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने आपकी ये आवाज कहीं तो सुनी है। राजकुमार के सवालों को देखते हुए मीरा के मन में डर और सच दोनों एक साथ जागते हैं और तब मीरा धीरे धीरे अपना घूंघट ऊपर कर लेती है और जैसे ही राजकुमार वीरेंद्र मीरा का चेहरा देखते हैं वो चौंक जाते हैं, जैसे मानो उनके सामने एक पुराना गहरा सच आया हो। अगले एपिसोड में देखिएगा, क्या घूंघट के पीछे मीरा का चेहरा देखकर क्या राजकुमार वीरेंद्र मीरा को माफ कर पाएंगे या राजकुमार वीरेंद्र कर देंगे मीरा को इस रिश्ते से इनकार। वही राजकुमार वीरेंद्र ने मीरा के सामने रखा है एक समझौता का प्रस्ताव, क्या मीरा इसे स्वीकार कर पाएगी? अगली सुबह मीरा पहुंची है सारी समाज की औरतों के साथ अपनी कुल देवी दुर्गा माँ के मंदिर। मीरा निभा रही है सारी रस्में खुशी और एक उमंग के साथ, लेकिन इसी बीच मीरा पहुंच गई है जंगल में और उसका सामना हो गया है डाकुओं से। क्या मीरा अपने आप को डाकुओं से बचा पाएगी या राजकुमार वीरेंद्र को आना पड़ेगा मीरा को बचाने? क्या राजकुमार वीरेंद्र मीरा को सुरक्षित मंदिर तक पहुंचा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए बींदनी एक राजघराने का सच अगले रविवार शाम 6 बजे श्री कृष्ण टेलीविजन सीरियल्स यूट्यूब चैनल पर।